लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? इंडस्ट्रीज, हाँ बहुत सही बात है, इंडस्ट्रीज तो पढ़ा ही था ऑब्वियसली। इंडस्ट्रीज में क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक क्या था? इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। इस पे कुछ लिखवाया था? बस नाम लिखवाया था, बस नाम ना, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज का जो भी हिस्ट्री है इंडिया में वो हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरह से इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई इंडिया में। पहले ये बताओ, इतने दिन में कुछ इकोनॉमिक्स रिवाइज किया कि सब चला गया कि पुराना क्या पढ़ा था मैम पता नहीं है ना, कुछ दुनिया में क्या चल रहा है? कितना % कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है? बहुत अच्छा रिवाइज किया। क्या रिवाइज किया है? पहली लाइन ही नहीं याद है। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है? 27। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो, तो इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन क्या है फिर? इंडस्ट्रीज का ना, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नहीं, 27% था तो इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीजें हैं? कौन से 4 सेगमेंट्स है जो इंडस्ट्रीज का पार्ट है? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन और माइनिंग। और माइनिंग कौन सी? माइनिंग एंड क्वेरिंग कौन सी? माइनिंग एंड क्वेरिंग क्या प्राइमरी में भी आती है? कौन से आती है प्राइमरी में, कौन सी आएगी? तो माइनिंग एंड क्वेरिंग जो इंडस्ट्रीज में है उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कौन सा वर्ड? सेकेंडरी स्टेप्स। और ये कहाँ मेंशन्ड है? इकोनॉमिक सर्वे। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सबको किसके अंडर में रखा है? इंडस्ट्रीज में पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक नहीं, यूटिलिटी, गलत लिखा है, पब्लिक यूटिलिटीज। कितना % कंट्रीब्यूशन है? कंस्ट्रक्शन का कंट्रीब्यूशन कितना है? जनरली कंस्ट्रक्शन किसके अंडर में आता है? टर्जरी, मतलब कि सर्विसेज सेक्टर में। बट हमने कंस्ट्रक्शन को किसके अंडर में रखा है? इंडस्ट्रियल के सेक्टर में, ठीक है। जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकली, तो इंडस्ट्रीज जब डेवलप होना शुरू हुई तो पहले ही हमने इंडस्ट्री मतलब प्राइवेट सेक्टर को बूस्टअप किया, या पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर ने कहा नहीं हम अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे? हम लगाएंगे। किसने कहा? गवर्नमेंट। और वो कौन सी इंडस्ट्रीज बनती हैं? पीएसयूज, ठीक है। और विद द कोर्स ऑफ टाइम हमने क्या देखा कि क्योंकि पीएसयूज बहुत ज़्यादा थी, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था, लाइसेंस राज था, मल्टीपल क्लियरेंसेस थे, सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं था, तो इस केस में क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं, मतलब बहुत कम प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? इतनी ग्रोथ नहीं होती। किस सेगमेंट की? इंडस्ट्रियल सेक्टर की उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है। और हमने ये भी देखा कि इस फेज में क्या आईटी सेक्टर मतलब कि कंप्यूटर्स आ चुके थे? और कंप्यूटर्स जब आ चुके थे तो ऑलरेडी भले ही इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंडिया में उतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन इंडिया में कई सारे लोग थे जो बिजनेस माइंडसेट के सामने आ रहे थे। एग्जाम्पल मैंने दिया था नारायण सुधा मूर्ति, तो उन्होंने किस में अपना कंट्रीब्यूशन डाला? इंडस्ट्रीज में, सर्विसेज में? सर्विस में। क्यों? क्योंकि सर्विस में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी कम था और कंप्यूटर्स आ चुके थे। तो हम ये देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर के बाद सीधे इंडिया में जंप देखने को मिलता है कहाँ? सर्विसेज मतलब कि टर्जरी सेक्टर में, और इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाता, ठीक है।
आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको एक टर्म बताया था, वो टर्म है इसका मतलब क्या है? हाँ, withholding the files. Who is withholding the files? गवर्नमेंट इज withholding और मिनिस्ट्रीज आर withholding. गवर्नमेंट क्या करती है? कोई भी प्रॉपर प्रोजेक्ट बनता है, प्रोजेक्ट बनने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है. अब देखो होता क्या है, पॉलिसी पैरालिसिस हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे जब हम लोग जीडीपी पढ़ेंगे. कौन सा सेगमेंट पढ़ेंगे? जीडीपी. वहाँ पे हम इसको डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ. देखो क्या हुआ था, जब कोई भी पॉलिसी बनती है, पॉलिसी बनाएगा कौन? लेजिस्लेचर. लॉ बनाता है. पॉलिसी आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं. ठीक है. अब ब्यूरोक्रेट्स ने अगर कोई पॉलिसी बनाई तो उसको फाइनल अथॉरिटी कौन देगी? गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट देगी फाइनल अथॉरिटी. जब फाइनल अथॉरिटी गवर्नमेंट देगी तो प्रोसेस कैसे होता है? एक डिपार्टमेंट है डीपीआईटी. अभी मैं इसको बताऊंगी डिटेल में, अभी के लिए सिर्फ एक नाम समझो, डीपीआईटी. ये एक डिपार्टमेंट है. ठीक है. ये डिपार्टमेंट क्या देखता है? ये डिपार्टमेंट देखता है कि इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर में जो भी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, किसी भी तरह का एफडीआई आ रहा है तो उसको जो क्लियरेंस देने का काम है. जैसे आपने सोचा कि चलो एक प्लास्टिक के बॉटल की इंडस्ट्री बनाते हैं, तो प्लास्टिक की बॉटल की इंडस्ट्री बनाने के लिए पहले थोड़े पेपर वर्क इकट्ठा करोगे कि किसके नाम पे कंपनी होगी, कहाँ पे सेटअप करोगे, कहाँ से रॉ मटेरियल लाओगे, क्या क्या आपने सोच रखा है, एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट करोगे, इससे पॉल्यूशन कितना होगा, ये सब चीज़ें मेंशन करना होता है. एक आप पर्टिकुलर क्या बनाओगे? एग्रीमेंट बनाओगे. जब वो एग्रीमेंट आपने बनाया तो आपको सबसे पहले इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए परमिशन चाहिए. वो परमिशन आपको कौन देगा? डीपीआईटी. ठीक है. जब डीपीआईटी आपको परमिशन दे देता है कि हाँ लैंड ठीक है, लफड़े की ज़मीन नहीं है, लैंड ठीक है, इन्होंने जो जो पेपर सामने रखे हैं वो सारे ठीक है. अब डीपीआईटी के परमिशन के बाद सेकंड परमिशन, जो सेकंड क्लियरेंस चाहिए वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से क्लियरेंस क्यों चाहिए होगा? पॉल्यूशन के लिए भी और एक और चीज़ देखने के लिए भी कि इंडिया में दो तरह की लैंड है. एक लैंड है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड और एक है एग्रीकल्चरल लैंड. तो अगर आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बिल्ड इन इंडिया, इन सारे प्रोजेक्ट्स के अंडर में अगर आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड पे ही सेटअप होनी चाहिए. एग्रीकल्चरल लैंड पे इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? बेसिक सा लॉजिक है. अगर एग्रीकल्चर लैंड पे सारे इंडस्ट्री सेटअप करने लगेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसका क्रिएट हो जाएगा? फूड सिक्योरिटी. खाना कहाँ से लाएंगे हम? अब इसको यहाँ से लिंक करने की कोशिश करो. जब हम 1947 में आज़ाद हुए थे तो हमारे पास सबसे बड़ा क्राइसिस किस चीज़ का था? फूड का. तो हमारे लिए प्राइमरी कंसर्न हमेशा क्या होगा? फूड. तो पॉलिसी पैरालिसिस का ईयर क्या था? राइट, 2010 से लेके 2014 तक. अब 2010 से लेके 2014 तक एक टाइम पीरियड है जिसे हम पॉलिसी पैरालिसिस कह रहे हैं, जिस टाइम पीरियड में कई सारे प्रोजेक्ट्स बने, पास हुए, लेकिन जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज के पास फाइल जाती है फाइनल परमिशन के लिए, वहां पे उस प्रोजेक्ट को विथहोल्ड कर लिया गया, फाइनल रिलीज नहीं किया गया. ठीक है, यही है पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब. अब 2010 से लेके 2014 के बीच में इस पर्टिकुलर टाइम पे जब कोई भी प्रोजेक्ट निकल के नहीं आ रहा है लेकिन गवर्नमेंट तो विथहोल्ड कर रही है. और 2014 में क्या हुआ था? गवर्नमेंट चेंज हो गई थी. और मैंने आपको बात बताई भी हुई है कि जब 2014 में गवर्नमेंट चेंज हो गई तो इन्होंने क्या किया? जो भी विथहोल्डेड फाइल थी, जितनी भी फाइल थी जो विथहोल्ड करके रखी हुई थी मिनिस्ट्रीज ने, उन सारी विथहोल्ड फाइल में से इन्होंने फिल्टर किया कि कौन कौन सी. अब भाई 2010 की बनाया कोई प्रोजेक्ट ज़रूरी नहीं है ना 2025 में रेलेवेंट हो, ज़रूरी नहीं है. तो फिल्टर करेंगे, जो रेलेवेंट है उसको ले लेंगे, जो रेलेवेंट नहीं है उसको हटा देंगे. तो इनमें से कई सारे फाइल्स जो रेलेवेंट थे उनको निकाला और उसको रीनेम किया और रीनेम करके इम्प्लीमेंट किया, जिसमें से एक प्रोजेक्ट का नाम मैंने आपको बताया होगा पहले भी, भारतमाला. ये प्रोजेक्ट किस गवर्नमेंट के अंडर बनाया गया और इम्प्लीमेंट कब किया गया? ठीक है. और क्यों किया गया ये? क्योंकि उन्होंने विथहोल्ड करके रखा था. सागरमाला, उड़ान स्कीम. ठीक है, ऐसे करके कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसके अंडर में
इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया और ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाए कब गए थे? 2010 से, मतलब 14 से पहले बनाए गए थे, इनके गवर्नमेंट आने के पहले बनाए गए। ठीक है, क्या मैंने आपको एफडीआई और एफआईआई का मतलब बताया? एफडीआई मतलब क्या होता है? अभी के लिए अगेन ये हम पढ़ेंगे कैपिटल रिजर्व में। देखो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, टॉपिक्स आपस में थोड़े बहुत इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो जब हम एक टॉपिक पढ़ रहे होते हैं उनमें दूसरे टॉपिक का थोड़ा थोड़ा रेफरेंस आता रहता है। ठीक है, अब जब हम ये इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आ रहा है, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज हम अपने पैसे से थोड़ी लगाएंगे। हम थोड़ी चाहेंगे कि सरकार बोले कि सारी इंडस्ट्रीज मैं ही लगाऊँ, फिर मतलब ही क्या है? हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि हम क्या निकाल सकें? प्रॉफिट। तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए हमें एफडीआई पता होना चाहिए, लेकिन एफडीआई का भी डिटेल में पढ़ने लग जाएंगे तो फिर यहाँ का ग्रिप छूट जाएगा। तो जो भी रेलेवेंस चीज़ें हैं जिनका रेफरेंस चाहिए वो हम रेफरेंस देखते चलेंगे, लेकिन जिस टॉपिक का डिटेल जो टॉपिक में है वो वहीं करेंगे ताकि टॉपिक से भटके नहीं हम लोग। ऑलराइट, तो 2 पॉइंट है, एक स्टार पॉइंट लिख लीजिए, एफडीआई और एफआईआई। एफडीआई में लिखो कैपिटल प्लस टेक्नोलॉजी, एफडीआई में लिखो कैपिटल प्लस टेक्नोलॉजी। और एफआईआई में लिखो कैपिटल ओनली। ठीक है, अब ये टर्म मैंने आपको वर्ड लिखा दिया है, लेकिन इसका मतलब आप अपने वर्ड्स में भी यहाँ पे लिख सकते हो। देखो एग्जैक्टली एफआईआई और एफडीआई का मतलब क्या है, दो तरह की, ऑब्वियसली बात है फॉरेन डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, इसको हटा दो आप। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट हो चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि बाहर से क्या आएगा? पैसा आएगा। तो बाहर से पैसा आएगा मतलब कि कैपिटल आएगा। कैपिटल मतलब पैसा हो गया। तो या तो बाहर से सिर्फ पैसा आएगा या बाहर से पैसे के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आएगी। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने या एप्पल ने अपना खुद का स्टोर खोला, ठीक, या फिर एप्पल ने कहा कि हम जो भी असेंबल कर रहे हैं अपने, उनके सारे स्पेयर पार्ट्स ले लिए, बना लिए बाद में, और यहाँ पर आके उन सारे पार्ट्स को असेंबल करके फाइनल जो प्रोडक्ट है आईफोन, वो इंडिया में लॉन्च हो रहा है, इंडिया में बन रहा है, असेंबल इंडिया में हो रहा है। तो यहाँ पर कैपिटल तो आई, जब एप्पल कंपनी यहाँ पे आएगी तो क्या एप्पल कंपनी कोई एक पर्टिकुलर जगह कर लेगी ना, लीज पर लेगी या खरीदेगी या रेंट पे लेगी, वहीं पे अपना फैक्ट्री सेटअप करेगी, और फैक्ट्री सेटअप करने के बाद क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो वो अपना पैसा तो लगा रहे हैं कि हमसे पैसा ले रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, तो मतलब ये क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट आ रहा है बाहर से। दूसरा टेक्नोलॉजी, कि जब वो यहाँ पे आके असेंबल कर रहे हैं या वो यहाँ पे आके कोई एक चीज़ नई बना रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर हमारे साथ भी शेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। ठीक है, तो दो तरह का इन्वेस्टमेंट आता है फॉरेन से, एक सिर्फ कैपिटल, सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना, एक कैपिटल के साथ साथ टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो जो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट जिसमें जो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो एफआईआई है, और जिसमें पैसे के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी इन्वेस्ट होती है वो एफडीआई है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि जब कोई भी इंसान, मैंने आपको अभी क्या बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे आपको उसका इनिशियल परमिशन कौन देगा? डीपीआईआईटी। इसके बाद आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होगा। ये बात समझ में आ रही है? जब डीपीआईआईटी के पास किसी भी प्रोजेक्ट के लिए परमिशन चाहिए तो अब पॉइंट ये है किन तरह के प्रोजेक्ट्स की परमिशन डीपीआईआईटी देती है। एनी प्रोजेक्ट, रनिंग नोट्स बनाते चलना है, मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है, दिमाग में चीज़ें रहनी चाहिए। एनी प्रोजेक्ट दैट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, एनी प्रोजेक्ट दैट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, अगर किसी भी प्रोजेक्ट में मैन्युफैक्चरिंग का कहीं से भी जिक्र है तो उस प्रोजेक्ट की परमिशन आपको इनिशियली कौन देगा? डीपीआईआईटी देगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है, ये मैं लिखवाऊंगी अभी। डीपीआईआईटी आपको इनिशियल परमिशन देगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किन तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, क्या सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ही परमिशन मांग सकते हैं या फॉरेन भी मांग सकते हैं? बताओ, अगर आपको अपने देश में, बैकग्राउंड याद रखो, इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं हुई हमारे यहाँ, प्राइमरी सेक्टर ग्रो हुआ, सीधे सर्विसेज में चले गए, इंडस्ट्रीज नहीं ग्रो हो पाई। ठीक है,
अब हमने अपने यहाँ एक डिपार्टमेंट बना दिया जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिगार्डिंग ऑल दी नेसेसरी परमिशन DPIIT आपको देगा। तो क्या DPIIT सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को परमिशन देगा या फॉरेन को भी देगा? फॉरेन को भी देगा। कैसे पता? राइट, इसलिए बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपको ये बात पता था कि DPIIT डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों को देगा? नहीं, आपने क्या लगाया? दिमाग कैसे लगाया कि भाई हमको ग्रो करना है, हमारे पे इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं हुआ है। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं करेंगे तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे? इन्वेस्टमेंट तो हमें चाहिए। तो DPIIT आपको डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स या फॉरेन कंपनी, इन दोनों की परमिशन, एवरीथिंग रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ओनली, नॉट सर्विसेज। सर्विसेज की परमिशन DPIIT नहीं दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की दे रहा है। ठीक है, सर्विसेज की कौन देगा? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ये भी हम आगे देखेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड परमिशन कौन दे रहा है? DPIIT। अब वापस आ जाओ पॉलिसी पैरालिसिस पे। क्या हुआ था पॉलिसी पैरालिसिस में? फाइल आ रही थी, यहां पर विथहोल्ड हो रही थी। जब विथहोल्ड हो रही है तो क्या पहले से परमिशन दिया गया होगा? तभी तो फाइल यहां तक आई है। DPIIT सबसे पहले परमिशन देगा, परमिशन दे दिया, और मिनिस्ट्री ऑफ, यहां से परमिशन मिल गई, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के पास, DPIIT के बाद एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, यहां पर सारी फाइल्स विथहोल्ड हो रही है। ठीक है, और जब यहाँ पे सारी फाइल्स विथहोल्ड हो रही है तो ये आप मुझे बताइए कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ग्लोबल इंप्रेशन बना, ग्लोबल इंप्रेशन कि इंडिया इज एंटरिंग इनटू अ क्राइसिस, नॉट एंटर्ड, इंडिया इज एंटरिंग इनटू अ क्राइसिस। कौन सी क्राइसिस? ऑब्वियसली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। BOP का मैंने एक लमसम बताया था ना, क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, इतना सब याद रखो। एक्सपेंसेस, इनकम, नेगेटिव है तो डेफिसिट है, सरप्लस है तो सरप्लस है। ठीक है, अभी इतना ही समझो BOP का मतलब। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नेगेटिव हो रहा है, ऐसा बात फैलने लगी। कैसे फैली बात? हाँ बताओ, सोचो। क्योंकि हम ग्रो करना चाह रहे हैं तो नेगेटिव फैल जाएगा ग्रो करना चाह रहे तो। नहीं, वो आदमी जब भी करता है। एक बात बताती हूँ मैं आपको, एक लिस्ट होती है। अब ये लिस्ट कौन रिलीज करता है, कहाँ से, अब इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। सिर्फ एक लिस्ट है फ्रेजाइल 5। इन फ्रेजाइल 5 में 5 कंट्रीज होती हैं जो बहुत ही ज्यादा, फ्रेजाइल मतलब क्या होता है? कमजोर। तो फ्रेजाइल 5 मतलब ऐसी कंट्रीज जो बहुत ज्यादा कमजोर चल रही हैं। किसके कंडीशन में, किसके बारे में बात हो रही है? पैसे के मामले में कमजोर चल रही है। इस फ्रेजाइल 5 में 2010 में इंडिया वॉज एट नंबर 1। इंडिया वॉज एट नंबर 1 इन फ्रेजाइल 5 इन 2010। कैसे फ्रेजाइल 5 में रिपोर्ट आ गई यहाँ पे? ठीक है, IMF परेशान था कि भाई अगर ये क्राइसिस में जा रहे हैं तो हमारे पास एक बेल आउट प्लान है। बेल आउट प्लान का मतलब क्या होता है? बेल आउट प्लान, बेल का मतलब क्या होता है? जेल से निकाल देना। तो बेल आउट प्लान मतलब क्या हो जाएगा? क्राइसिस से निकाल देना। तो IMF परेशान था कि भाई हमारे पास बेल आउट प्लान है, हम किसी भी वक्त चाहो तो इंडिया की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन बात यह है, इनको ये सब बातें पता कहाँ से चल रही है? हमने तो कहीं रिपोर्ट नहीं किया, कैसे पता चलती है? अब समझो, कोई भी एक कंपनी मान लो X है, ये कंपनी है फॉरेन, फॉरेन मतलब ले लो एप्पल। एप्पल ने अपना एक नया स्टोर खोलने के लिए DPIIT के पास अपनी फाइल भेजी और कहा हमको नया स्टोर खोलना है, हमको क्या चाहिए? परमिशन। ठीक, DPIIT ने परमिशन दे दिया, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के पास आके परमिशन रुक गई, फाइल विथहोल्ड, फाइल आगे पास नहीं हुई। इसी तरह से एक और कंपनी मान लो माइक्रोसॉफ्ट। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ये कंपनी के असली नाम नहीं है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी कंपनीज होती हैं। हाँ, माइक्रो सर्विसेज नहीं, मैं आपको बता इसलिए कह रही हूँ, एग्जाम्पल है, लिटरल कंपनी का नाम नहीं लेना है यहाँ पे, सिर्फ एग्जाम्पल समझो। कि दूसरी कंपनी मान लो माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, इसने भी कहा कि भाई हमें इन्वेस्ट करना है, हमें कंपनी खोलनी है, FDI लेके आए हम, ठीक, हमें जो है परमिशन दे दो। DPIIT ने परमिशन दे दी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में परमिशन रुक गई। इस तरह से करके इनके ओनर्स एक दूसरे को जानते होंगे, सब आपस में जानते रहते हैं ना, तो आपस में बातें नहीं होती कि भाई इंडिया में जो है हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, परमिशन नहीं निकल रही है। तो इस तरह से करके एक ऑरा जनरेट हो जाता है कि इंडिया में नई कंपनीज को परमिशन नहीं मिल रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो जो इंडिया में एग्जिस्टिंग कंपनीज होंगी
इंडिया में जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होंगी, जो ऑलरेडी अपना एफडीआई लेकर आकर यहाँ बैठी हुई हैं, उनमें क्या आएगा? टेंशन, गड़बड़ चल रही है, तो क्या करो? वो कहाँ से परमिशन है? वो कंपनी रन कर रहा है, जो इंसान कंपनी रन कर रहा है वो क्या करेगा? टेंशन में आ जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्या करो? निकलो यहाँ से। और निकलो कैसे? जो भी अपना इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट को पैनिक सेल इसे कहते हैं, इमीडिएटली सेल करो और सेल करके निकलो, और सेल करके निकलो। अगर ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाती बहुत ज़्यादा तो शायद हम बीओपी क्राइसिस में चले जाते, बट हम नहीं गए, गवर्नमेंट चेंज हो गई। ट्रू, गवर्नमेंट चेंज हो गई। एंड आप देखो कि 2014 के बाद से हमने इतने ज़्यादा कैपिटल प्रोजेक्ट्स निकाले हैं, हर जगह आप देखो फ्लाईओवर ही बन रहा है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हर जगह पे एयरपोर्ट क्यों बन रहा है इतना ज़्यादा। एयरपोर्ट्स क्यों बना रहे हैं हम? एयरपोर्ट्स हम बना रहे हैं एक स्कीम के अंडर। वो स्कीम कौन सी है? NICDP 2011। उस स्कीम के अंदर हम बना रहे हैं RRA, रोड रेलवे एंड एयरपोर्ट्स, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के बगल में। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल पता है? मैप है इंडिया का, उसमें देखो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल बना हुआ है, उसके बगल में हम क्या बना रहे हैं? रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स। तो RRA स्कीम के अंडर ये हम भी पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था यूपी इज एट नंबर किसमें? एंड मैन्युफैक्चर कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। किस नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे है। और किसको फॉलो कर रहा है? तमिलनाडु। राइट। तो ये तमिलनाडु का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम है, ठीक है, याद रखो चीज़ें, ठीक है। वो अभी हम लोग इसमें एग्जाम्पल में देखेंगे NICDP में। ये चीज़ समझ में आ रही है? तो ये जो पॉलिसी पैरालिसिस है, ये मैंने आपको क्यों बताया? ऐसे ही बस मजा करने के लिए, कुछ तो काम होगा। क्या काम है बताओ? दिमाग लगाओ, थिंक। इकोनॉमी बहुत वीक थी, पता पड़ा। इसलिए 5 स्कीम्स लिखवाई हैं। पहली स्कीम देखो क्या है? ईयर 2011। 2011 में हम कहाँ थे? इसके बीच में थे, पॉलिसी पैरालिसिस के बीच में थे 2011 में। इसलिए साल जरूरी होते हैं, साल रटने के लिए जरूरी नहीं, साल समझने के लिए जरूरी है, ठीक है। पॉलिसी पैरालिसिस के बीच में थे 2011 में। 2011 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। तो 2011 में इन्होंने एक क्या लॉन्च किया? पॉलिसी। क्या नाम है उसका? NMP, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011, ठीक है। 2011 मतलब 2014 में जो गवर्नमेंट चेंज हुई है उसके पहले ही 2011 में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने का काम करने लग गए थे, ठीक है। हमने एक पॉलिसी लॉन्च किया, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। इस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को लॉन्च करते पे क्या हुआ? आपको ये पता होगा, आज कोई भी डेवलपमेंट रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो उसका डिसीजन कौन लेता है? नीति आयोग। नीति आयोग पहले क्या थी? प्लानिंग कमीशन। तो क्या हुआ? इन्होंने एक चीज ये बनाई कि हम एक काम करते हैं, ये है इंडिया, ठीक है, हीरा है ना हमारा इंडिया से, डायमंड शेप। आपके पास, मैंने आपको बताया इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्या जरूरी है? लैंड। लैंड कैसी होनी चाहिए? नॉन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर नहीं होना चाहिए। इसका इम्पैक्ट असेसमेंट कौन करेगा? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। और परमिशन कौन देगा? DPIIT, ठीक है। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 बनाई गई। इसके अंडर में ये कहा गया दैट वी वांट 5000 हेक्टेयर ऑफ लैंड दैट शुड बी कंटिन्यूअस इन नेचर। मतलब मान लो ये एक स्टेट है तमिलनाडु, मान लो, ऐसा नहीं दिखता है एग्जाम्पल, तो 1000 यहाँ है, 1200 यहाँ है, 1500 यहाँ है, इस तरह से करके हम इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर रहे हैं। हमें पूरी की पूरी एक साथ 5000 हेक्टेयर चाहिए।
5,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड चाहिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इस पर्टिकुलर लैंड में 5,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड हमें चाहिए, किसके लिए चाहिए? इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए ऑब्वियसली। इस चीज का डिस्कशन कहां हो रहा था? प्लानिंग कमीशन ने क्या बनाई, एक मीटिंग बुलाई, जिसमें कौन था? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट थे और उनके साथ साथ सारे स्टेट, सबको बुलाया गया। अब आप मुझे इंडिया की हिस्ट्री ध्यान में रखते हुए बताइए, क्या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो क्या जब हम मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जैसी कोई चीज डिस्कस करने के लिए स्टेट्स को बुलाएंगे तो स्टेट्स इसको सीरियस लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? नहीं, पर क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास क्या नहीं है। 4 चीज बताई थी मैंने, क्या? बस शॉर्ट फॉर्म ही याद, शॉर्ट फॉर्म इसलिए बताया था ताकि फुल फॉर्म याद रहे। स्किल्स, इन्वेस्टमेंट्स और पॉलिसी, मतलब गवर्नेंस। और तो पॉलिसी तो दे रहे हैं हम, और क्या है? स्किल्स में आ गया ना वो, टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ें हमारे पास है ही नहीं, बस शॉर्ट फॉर्म ही याद रखो, फुल फॉर्म छोड़ दो ना, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म लेके आओगे। तो जब हमारे पास ये चीज़ें हैं ही नहीं तो हम मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे? तो उन्होंने किसको सीरियस नहीं लिया? इस मीटिंग को। तो आधे से ज़्यादा स्टेट्स तो आए नहीं, ठीक। जब आधे से ज़्यादा स्टेट्स आए नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ही स्टेट्स आए। उन कुछ स्टेट्स में कौन कौन होंगे बताओ? फिर सर्विस कहाँ से आ गई यहाँ पर? मैन्युफैक्चरिंग की मीटिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग मीटिंग में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इस मीटिंग को सीरियस लिया। तो कौन कौन से स्टेट्स इसको सीरियस लेंगे? महाराष्ट्र लेंगे, गुजरात लेंगे, तमिलनाडु लेंगे, चलो ठीक है, और कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, ये सारे बेल्ट है ना, ये लेगा सीरियस। तो इन्होंने सीरियस ले लिया। अब गवर्नमेंट ने एक और चीज़ प्रपोज किया। गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो 5,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, इसका 30% और 70% इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 30% में हम क्या सेटअप करेंगे? इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, ठीक। और 70% में हम क्या सेटअप करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगे। अब समझो, मैंने आपको क्या बताया था कि इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए सर्विसिफिकेशन एक प्रोसेस, एक मॉडल दिया किसने? प्रोफेसर गोल्डर। उन्होंने क्या कहा? अगर आपके पास इंडस्ट्रीज नहीं है पर सर्विस तो है, तो सर्विस का इस्तेमाल करके इंडस्ट्री सेटअप करिए। उन सर्विसेज में क्या था? ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, वेयर हाउसेज, स्किल्स, ये सारी चीज़ें थी। तो इनको डेवलप कर लिया, इसके बाद इंडस्ट्री सेटअप कर दिया। तो जिन जगहों पर ये सर्विसेज भी डेवलप नहीं है, उन जगह के लिए क्या कहा गया कि पहले हम 70% जगह पे क्या करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर में वही सारी चीज़ें डेवलप करेंगे, और उनके हेल्प से हम क्या करेंगे? फिर 30% पे इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। और ये जो इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, ये क्या होगा? फॉरेन भी होंगी और डोमेस्टिक भी होंगी। तो अब इन्वेस्टर आएंगे और बोलेंगे अरे आपके ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? ये लो ट्रांसपोर्टेशन। इन्वेस्टर बोलेगा आपके यहाँ स्किल नहीं है, ये यहाँ पे स्किल है, 70% में वही तो डेवलप कर रहे हैं। इन्वेस्टर बोलेगा आपके यहाँ पोर्ट्स नहीं है, ये यहाँ पे पोर्ट्स है, ठीक है। तो हमने किस पे फोकस किया? हम 70% ऑफ द लैंड, 70% ऑफ द रिसोर्सेज पे क्या डेवलप करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर। रिमेनिंग 30% पे क्या डेवलप करेंगे? इंडस्ट्रीज। इस मॉडल को क्या कह रहे हैं? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 में ये पर्टिकुलर मॉडल सजेस्ट किया गया, किसके थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, टू द वेरियस स्टेट्स। जिसमें इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में आना चाहिए, मैम पैसा कौन लगाएगा? कौन? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी कंप्लीटली। किसको फंड करेगी? स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होंगे, लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी तो क्या ये एग्जीक्यूशन 100% पॉसिबल है? मीन्स ऑफ करप्शन आएगा ना चांसेस।
तो इसके बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया, डीपीआईटी। डीपीआईटी में जो ऑफिसर होंगे उनका है वो कहेंगे नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर मतलब मेन ऑफिसर। इसका काम क्या होगा, इनका काम क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहली चीज पूरा का पूरा पैसा एक बार में नहीं देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा करके पैसा रिलीज करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा रिलीज करेगी वो डीपीआईटी के डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर उस पर्टिकुलर स्टेट में एग्जीक्यूटेड होंगे उनको देगी। ये ऑफिसर देखेंगे कि किसकी कहाँ पे जरूरत है, उस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को पैसा रिलीज करेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत समझ आ रहा है? ये लाइसेंस राज की बात हो रही नहीं, लाइसेंस राज इसके पहले था। जब इंडस्ट्री सेटअप हो रही शुरू हो रही है तो इंडस्ट्री सेटअप ही तो नहीं हो पाई, और सेटअप क्यों नहीं हो पाई, का लाइसेंस राज का मतलब क्या है, लाइसेंस राज का मतलब ये मल्टीपल क्लियरेंसेस, एक नहीं हो पा रहा क्लियरेंस, कई सारे क्लियरेंस चल रहे हैं। ठीक है, उस चीज को कर्ब करने की वजह से ही क्या हो गया, स्विच हो गया इंडस्ट्री से सर्विसेज में, और इंडस्ट्री हमारी ग्रो नहीं कर पाई, और इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पाई तो उस पीरियड में हम देखते हैं 2010 से 14 को क्या कहते हैं, पॉलिसी पैरालिसिस। उसी के बीच में गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, एक पॉलिसी, कौन सी स्कीम है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। किस ईयर में लॉन्च की गई, 2011 में। ये स्कीम समझ में आ गई। अब स्कीम में इश्यूज क्या है बताओ। कहाँ हो रहा है बताओ, कैसे होगा। अब भाई डीपीआईटी को भी करप्ट कर दो तो फिर सभी करप्ट कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब आप ये भी देखो ना कि करप्शन कर्व करने के लिए इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया प्रॉपर, ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, और उस डिपार्टमेंट का एक नोडल ऑफिसर बनाया है। नोडल ऑफिसर नॉर्मल ऑफिसर नहीं होता है, नोडल ऑफिसर मतलब अथॉरिटी है इनके पास, ये पूछ के काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि ये सेगमेंट्स में पैसा रिलीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं 1000 करोड़ एक बार की दे दिया। आपको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल का पैसा लो। जैसे नहीं पापा कहते हैं पेंसिल चाहिए, पेंसिल का पैसा लो, ऐसे थोड़ी आपको दे दिया 2000 रुपये, आप जाओ ऐश करो। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ इसका इशू क्या है। अगर ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। वेरी नाइस। सारे स्टेट तो पार्टिसिपेट करे नहीं, ठीक। जब सारे स्टेट्स पार्टिसिपेट करे नहीं, लेकिन स्कीम तो देखने में अच्छी लग रही है, तो उस वक्त तो नहीं पहुंचे सेमिनार में, लेकिन बाद में लगा यार मिस कर दिया, अब हमको भी जाना है। ठीक है, तो बाद में स्टेट्स गए वापस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, किस लिए, हमें भी चाहिए, हमें भी स्कीम का पार्ट बनना है, हमारे यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करिए, हमें भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है। यहाँ पे एक इशू हुआ, तेलंगाना, इन्होंने कहा हमें भी चाहिए पार्ट, हमें भी चाहिए स्कीम, हमें भी चाहिए इंडस्ट्रीज। तो लैंड का तो भाई पॉइंट ये है कि नॉन एग्रीकल्चरल होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल तो नहीं होनी चाहिए। एक इशू है कि 5000 हेक्टेयर ऑफ लैंड वन गो में चाहिए, पार्ट्स में नहीं चाहिए। गोवा 5000 हेक्टेयर का है ही, तो गोवा गया जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो गोवा कह रहे हम अपना पूरा दे दें प्रदेश, उसके बाद भी नहीं पता चल पा रहा है कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट कहाँ होगा, हम रहेंगे कहाँ। वैसे ही सेम केरला, केरला में मैक्सिमम क्या है, ग्रीनरी, एग्रीकल्चर, टी प्लांटेशन। अब वो कह रहे हैं कि हम अगर आपको 5000 हेक्टेयर दे देंगे तो फिर हम उगाएंगे क्या, तो फिर हम एग्रीकल्चर लैंड दे देते हैं, हमें भी तो इंडस्ट्रीज चाहिए। पर आप कह रहे हो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं देना है, फूड सिक्योरिटी की बात आएगी, आप समझ रहे हो। तो एग्रीकल्चर लैंड है उनके पास, वो कह रहे हैं हमारे पास नॉन एग्रीकल्चर 1000 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, तो क्या हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे, हमें भी तो डेवलपमेंट करना है। ये एक इशू अराइज हो रहा है। तो ये इशू जब अराइज हो रहा है, एड्रेस इसको करना है, तो इसको एड्रेस करने के लिए हमने देखा कई सारे ऐसे स्टेट्स थे जो सामने आए, जिन्होंने क्या कहा कि हमारे यहाँ पे लैंड है लेकिन 5000 हेक्टेयर वन गो में नहीं है, हमारे यहाँ पीसेस में लैंड है। यही एक केस तेलंगाना में हुआ। तेलंगाना में क्या हुआ कि जब ये पॉलिसी बनी तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने सोचा करप्शन वॉज नॉट द सेंटर पॉइंट, उनको ऐसा नहीं था हमें करप्ट करना है, उनका ये था हमें ग्रोथ चाहिए, इंडस्ट्री सेटअप करनी है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एरिया उनके पास नॉन एग्रीकल्चरल लैंड का, ठीक है, ये है 3000 हेक्टेयर, एक 800 हेक्टेयर यहाँ पर थी और 1200 हेक्टेयर यहाँ पे थी,
और ये दोनों एग्रीकल्चरल लैंड है, ये भी और ये भी। अगर ये कहीं भी और देखे तो इनके पास 5000 हेक्टेयर ऑफ लैंड वन गो में नहीं थी, ये तेलंगाना में हुआ। फिर क्या हुआ, इन्होंने फोर्सफुली इन फार्मर्स से लैंड वेकेट कराया, फोर्सफुल इविक्शन। अब ऐसा नहीं उनको कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया, जो कॉम्पनसेशन प्राइस था वो दिया गया, जैसे 10 लाख की जमीन थी तो 12 लाख दिया गया, लेकिन फार्मर्स का ये कहना था कि आपने हमको 12 लाख भले दे दिया, ये तो 1 साल में 2 साल में खत्म हो जाएगा, हमारी जीवनी का क्या होगा, क्योंकि फार्मर्स तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है ना, उससे ही खाना खा रहे हैं और उनके पास एक फिक्स एसेट भी है। तो वो इन लोगों के इस चीज़ पे माने नहीं, तो DPIIT ने परमिशन दे दी, लेकिन जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वहाँ पे गई उसके लिए चेक करने के लिए, तो मालूम पड़ा कि ये एग्रीकल्चरल लैंड है। एक और स्मार्ट काम इन्होंने किया, आपको मैंने बताया होगा इसके पहले ही कि कभी भी कोई लैंड होती है तो उसका बही खाता कहाँ मेंटेन करते हैं, बताया था ना पहली क्लास में, कहाँ मेंटेन करते हैं, हाँ क्या, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम। तो इन्होंने क्या किया, दिमाग ये लगा लिया कि जितने भी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड और जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड करके मेंशन्ड होते हैं ना, पूरा डिटेल मेंशन्ड है, तो वहाँ अकाउंट्स में नगर निगम में इन्होंने सारे लैंड को रीनेम कर दिया, जितने एग्रीकल्चरल लैंड थे उन सब के आगे नॉन एग्रीकल्चरल लगा दिया। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट तो वो देखेगी पेपर में सारे देख रहे हैं नॉन एग्रीकल्चरल, तो सही है पेपर वाइज, लेकिन फार्मर्स के इश्यूज की वजह से फिर ये हाईलाइट हो गया कि भाई फार्मर्स क्यों इतना इशू कर रहे हैं, देन पता चला कि ये फार्मर की ही फोर्सफुल जमीन ली गई है। तो जब ये बात आई तो फिर तेलंगाना गवर्नमेंट का ही कहना था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपोज किया कि ऐसा है तो फिर हम नहीं कर सकते। तेलंगाना गवर्नमेंट का कहना था कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमें भी डेवलपमेंट चाहिए, हम क्यों पीछे रहे, और हमें डेवलपमेंट चाहिए तो आपको 5000 हेक्टेयर ऑफ लैंड चाहिए, वो 5000 हेक्टेयर ऑफ लैंड हम कहाँ से लाएंगे, राइट, है नहीं हमारे पास। तो ये एक इशू आया, इस इशू को एड्रेस करने के लिए सेकेंड पॉलिसी बनाई गई, क्या लिखी है, ठीक है। तो ये दो पॉलिसीज एक साथ करनी है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई गई जिसके अंडर में 5000 हेक्टेयर ऑफ लैंड आपने देना है इंडस्ट्री सेटअप के लिए, जो इंडस्ट्री सेटअप 30 और 70% में डिवाइड होगी, ठीक है। और इस पर्टिकुलर, इसको NIMZ भी कहते हैं, ठीक है, ये भी मैं लिखवा दूंगी आपको डिटेल्स। इसमें जो भी इश्यूज थे, जैसे वन स्ट्रेच ऑफ 5000 हेक्टेयर ऑफ लैंड, ठीक है, तो इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए सेकेंड पॉलिसी बनाई गई। ऑलराइट, कुछ स्टार पॉइंट पहले लिख लो। बोलो, बहुत जगह पे हो रही है, एक्चुअली हो रही है, बट कुछ कर नहीं सकते। उसका रीज़न ये है कि हर एक स्टेट को क्या चाहिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए, और अगर इंडस्ट्री सेटअप करेंगे नहीं तो फिर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और ऐसे स्पेसिफिक ये वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन हो गए, इधर प्लेन्स वाले रीजन हो गए, ये एलुवियल सॉइल्स हैं, ये फर्टाइल है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से आप देखो तो यूपी पूरा का पूरा फर्टाइल है, तो यूपी पे तो इंडस्ट्री लगा ही नहीं सकते, जहाँ भी लगाओगे वो एग्रीकल्चर लैंड पे इंडस्ट्री लग रही है, तो यूपी डेवलप ही ना हो फिर। आप बात समझ रहे हो, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर लोग करते हैं, ऑलराइट, बट देन टू इंटेंशन मैटर्स, इंटेंट करप्शन नहीं है, इंटेंट डेवलपमेंट है, ठीक है। तो एक स्टार पॉइंट लिखिए सबसे पहले, इसको बॉक्स में लिखना, ये जो मैं लिखवा रही हूं इसको बॉक्स में लिखना, ठीक है। फर्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इसके अंदर में लिखो पहला, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ब्रैकेट में लिखो DPIIT, DPIIT, इसको बॉक्स में कर लो, DPIIT, इसको एक बॉक्स में कर लो। किसके रिगार्डिंग है ये, एनीथिंग रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। एंड अगर मैन्युफैक्चरिंग के स्टार्ट, अब मान लो आपको मैंने बोला किसी इंसान को बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप, वो परमिशन किससे लेगा, क्योंकि स्टार्टअप मतलब क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ब्रैकेट में कुछ चीज़ें लिखिए, स्टार्टअप्स,
मैन्युफैक्चरिंग लिख लिया, FDI, FDI। एक चीज़ और लिख लो, मैंने आपको प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स पढ़ाया था ना, थोड़ा सा रेफरेंस दिया था बस, बाकी हम वो इन्फ्लेशन में डिटेल में करेंगे। वैसे मैंने आपको ये बताया होगा WPI होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स की जो डिटेल्स होगी वो DPIT रिलीज करती है, ठीक है। तो यहीं पे एक चीज़ लिखिए WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, बस ये ध्यान में रखना, होलसेल प्राइस इंडेक्स इज रिलीज बाय DPIT, मतलब इसकी परमिशन DPIT देती है। और WPI रिलीज कब करते हैं? मंथली रिलीज होती है ये। क्या हो गया? ईयरली रिलीज होती है, WPI मंथली रिलीज होती है, ठीक है। GDP कब कब कैलकुलेट होती है? हाँ। सेकेंड चीज इसी में लिखिए, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लीमेंटेशन, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लीमेंटेशन। सेमीकोलन स्टार्टअप इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। हाइफन करके लिखो नोडल एजेंसी, क्या मतलब है इसका? इम्प्लीमेंटेशन क्यों लिखवाया मैंने? इसको स्टार्ट करने की परमिशन और इसके इम्प्लीमेंटेशन पे चेक कौन रखेगा? DPIT। तो स्टार्टअप इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि जब स्टार्टअप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें भी अगर कोई परमिशन चाहिए, बीच में कोई इशू है, तो उस पर चेक कौन रखेगा? ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एनीथिंग देन इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DPIT। सेकेंड लिखिए, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ब्रैकेट में लिख लो सर्विसेज। ठीक है, क्या हो गया? इतना सारा कि तो होलसेल रेट निकालते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ नहीं होता, सब अपने मन मर्जी का हिसाब करते हैं। क्या? सब अपना मन मर्जी का हिसाब करते हैं, मतलब कि जो मन में वो करते हैं। सरकार कौन मन में कर रहा है? मतलब नहीं समझी मैं। जो मन, ऐसे कैसे कोई भी अपने मन की करता है? कोई नहीं करता मन की। कहाँ कर रहे हैं लोग अपने मन की? हाँ, MRPs तो फिक्स है, और जो मन में कर भी रहे हैं थोड़े बहुत लोग जो करते हैं, देखो अब हर जगह पे ऐसा नहीं कर सकते आप, राम राज तो है नहीं कि सरकार ने बता दिया और लोग वही फॉलो करेंगे। मन मर्जी तो लोग करते ही हैं, तो वहाँ पे आपके पास हमेशा कंज्यूमर फोरम के पास जाने का ऑप्शन होता है। आप जाते नहीं हो वो अलग बात है, कौन जाए, छोड़ो, 2 रुपये तो देना है, दे दो, खत्म करो। जैसे रेलवे के दाम 18 रुपये, 20 रुपये देते हैं, 15 है, 20 में बॉटल बेचते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, आप उनसे झिकझिक करने से ऐसा लगता है आपको, अरे कौन झिकझिक करे, 5 रुपये तो दे दो, मत दो 5 रुपये, झिकझिक करो। 10 लोग झिकझिक करेंगे तो अपने आप 15 की बेचने लगेगा। पर इंसान अपने बारे में सोचता है ना, व्यक्तिगत स्वार्थ ज़्यादा ज़रूरी होता है, सामाजिक कल्याण के बारे में तो कोई सोच नहीं रहा होता कि नहीं अगर हम यहाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि रेलवे से कभी ट्रैवल करोगे, आप देखोगे कि छोटे छोटे बच्चे होंगे ऐसे बोरा लिए होंगे, उसमें वो बॉटल इकट्ठा कर करके भर रहे हैं। आपको मालूम है वो ले जाके पानी भर के बेचेंगे। जब आपको रेलवे की बॉटल देता है वो 20 रुपये की, तो वो सील नहीं है, आपने खोला और आपने देखा सील नहीं है, लेकिन आप बहस नहीं करते उससे। आपको ये चीज़ बताई गई होगी, मुझे नहीं पता बताई गई कि नहीं, कोई भी प्लास्टिक की बॉटल में पानी पियो बिस्लरी की, तो उसका ढक्कन बहुत लो क्वालिटी का होता है, उसका जो कैप होता है। क्यों? ताकि उसको उसके अंदर डाल दो, उसके अंदर डाल दोगे तो फिर वो रीयूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो बाहर नहीं निकलेगा जब तक वो मेल्ट नहीं होएगा। तो ठीक है, तो जो लोग उसको पकड़ के साफ करके धुल के और एकदम नया स्टिकर लगा के बेचते हैं, नया बॉटल है, वो नहीं होएगा। लेकिन आप मुझे ईमानदारी से बताइए कितनी बार ऐसा होगा आपने बिस्लरी की बॉटल खरीदी होगी, ढक्कन उसके अंदर डाल के बॉटल फेंका होगा? चलो एक ने वो फेंका, और बहुत कम, बहुत कम। मैं फिर से बता दूं, एक ट्रेन के डब्बे में अगर मान लो 100 लोग हैं, 100 में से शायद 2 लोगों ने ऐसा किया होगा, कोई नहीं करता। आप देख रहे होते हो वो बच्चा बॉटल लेके जा रहा है, आप उसको रोकते नहीं हो। आप देख रहे होते हो वो पानी सामने भर रहा है, वो उससे टैप से और स्टिकर लगा रहा है, आप कुछ कहते नहीं हो। तो जब हम सिविक सेंस ही नहीं फॉलो कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते।
गवर्नमेंट मोदी जी थोड़ी आएंगे बताने कि रेलवे का पानी गंदा है, इसको मत पियो या इसको भरने से रोको। वो इंसान को खुद इनिशिएटिव लेना होगा। एंड इट इज़ नॉट अबाउट एनी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट पावर में आए, कोई गवर्नमेंट लेमैन चीज़ ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं कर सकती जब तक हम और आप वो चीज़ चेंज ना करना चाहें। इंडिया सेम है, एमपी भी इंडिया में है, इंदौर साफ है, काशी विश्वनाथ साफ नहीं है। क्यों? इंदौर के लोग, वहाँ पे आप कचरा नहीं फेंकोगे, आप वहाँ कचरा फेंकोगे। आई टेल यू, वहाँ पे हम लोग गए थे, ओमकारेश्वर मंदिर है, ठीक है, तो इंदौर होते हुए गए थे। तो हम कजन्स थे, फैमिली थी हमारी सारी। तो मेरे एक छोटा सा, मतलब मेरी बहन का बेटा है छोटा सा है, तो उसने खा के ऐसे रैपर फेंक दिया, ठीक है, और हम लोग ने ध्यान भी नहीं दिया, मतलब वी वर वेटिंग फॉर द कैब, और उसने फेंक दिया होगा। बगल से ऐसे एक आंटी आई, उन्होंने रैपर उठाया, ले जाकर डस्टबिन में डाला। उन्होंने कुछ कहा नहीं कि ये क्यों फेंका, कुछ नहीं, खुद उठा के ले जाकर डाला। उसके बाद हम लोग 4 दिन की ट्रिप में कहीं पे भी कचरा हम लोगों ने ध्यान दिया, भाई सड़क पे कचरा मत फेंको, दैट इज नॉट राइट। वैसे भी नहीं फेंकना चाहिए, बट जनरली लोग फेंक देते हैं। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सिविक सेंस मेंटेन करना जरूरी है, और उसी से डेवलपमेंट और ग्रोथ होगा। आप सोचो कि कुछ होता नहीं, ये बंद कैसे हो गया? अब आ गई? दैट डिपेंड्स अपॉन दी विच थिंग इज इन दी विच सब्जेक्ट। 3 तरह की लिस्ट होती है। कौन सी लिस्ट होती है? हाँ, एयरपोर्ट, ओके। क्या होता है कि कोई भी रेलवे स्टेशन है वो गवर्नमेंट है, ठीक है। एयरपोर्ट जो होता है वो 2 तरह के मॉडल्स पे बनता है। एक तो या तो सरकार पूरी तरीके से पैसा लगा रही है, ठीक है, या तो जो एयरपोर्ट बन रहा है वो पीपीपी मॉडल पे बनता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सेम गोज विद हाईवेज भी। आप देखोगे कि कुछ ऐसे, क्या हो रहा है, कुछ ऐसे हाईवेज होंगे जहाँ टोल ज़्यादा होगा, कुछ जगह पे टोल कम होएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये चीज़ें पीपीपी मॉडल पे बनती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर आकर पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई एक चीज़